Assalamu alaikum. This video is for class 8. This is your history book, chapter number 3, Political Awakening in British India, page number 57. And today our topic is All India Muslim League. आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो किस तरह से बनी, किस तरह से उसका प्रपोज़ल पेश किया गया और कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, ये आपको पता है सर सैयद अहमद ख़ान का एक इदारा था, ठीक है, MAO। उसकी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल मुनक्किद की जाती थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से से मुसलमान रहनुमा जो हैं वो जमा होते थे। इसी तरह 1906 में ढाका के मकाम पर दिसंबर में ढाका के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जिसमें सर सलीमुल्लाह ख़ान ने ये पेशकश की कि एक मुसलमानों के लिए अलहदा जमात होनी चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से, ठीक है। कांग्रेस आपको पता है कि हिंदुस्तान की सबसे पहली सियासी जमात थी जो कि पूरे हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मुसलमानों ने ये ज़रूरत महसूस की कि उनके लिए एक अलग मुसलमान सियासी जमात होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस में सर सलीमुल्लाह ख़ान ने यह आइडिया पेश किया था, जिसकी हिमायत हकीम अजमल ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने की थी। कॉजेज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, अब इसकी वजूहात क्या थी, ठीक है, जो उन्होंने उस वक्त लोगों को मतलब जिस चीज़ पे कन्विंस किया कि हमें क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स। जैसा कि आपको पता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बरतानिया के जो लोग हैं उनका सलूक मुसलमानों के साथ बहुत एग्रेसिव हो गया था, पुरतशद्दुद किस्म का हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए मुसलमान ये चाहते थे कि एक ऐसी सियासी जमात बनाई जाए, मजबूत सियासी जमात जो कि मुसलमानों की मदद करे, ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आवाज़ बने। मुस्लिम सॉलिडारिटी, इस जमात के ज़रिए एक और फ़ायदा ये था कि जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, किसी भी जगह से हों, लेकिन उनके अंदर एक मुत्तहिदा एक जज्बा पैदा करने के लिए, ठीक है, उनको आपस में मुत्तहिद करके रखने के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पर वो अपनी नेशनल लेवल पर, कौमी लेवल पर और इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी लेवल पर वो अपनी जो पॉलिटिकल पावर है, अपनी सियासी ताकत का वो मुज़ाहिरा कर सकें, ठीक है। इकनॉमिक राइट्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों को जैसा कि हर मैदान में कुचलने की कोशिश की गई, तो इस तरह इक़्तिसादी जो उनके राइट्स हैं वो भी उनसे ले लिए गए। मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ कि उनके लिए जॉब्स जो हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम कर दी गई। सरकारी जितनी भी जॉब्स थी, ठीक है, उसमें उनका कोटा कम रखा जाता था। उनको लेजिस्लेशन में और हर चीज़ में उनके जो कोटा था वो बहुत कम रखा जाता था। तो इसी तरह इक़्तिसादी मैदान में भी यही चीज़ की गई, ठीक है। तो इक़्तिसादी तौर पर भी मुसलमानों को किसी डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी फ़र्क से, तफरीक से बचाने के लिए वो चाहते थे कि एक ऐसी जमात बन जाए जो कि कौमी सतह पर उनकी मदद करे, कौमी सतह पर लोगों की आवाज़ बने। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये एक बहुत आम सी बात है कि जब किसी कौम को तबाह किया जाता है, ठीक है, किसी कौम को ज़वाल की तरफ लेकर जाया जाता है, तो उसका सबसे पहले उसकी रिवायात, उसकी सकाफ़त, उसके रस्म व रवाज, ठीक है, तमाम वो विरसा जो उनको अपने एल्डर्स से मिला है, अपने बड़ों से मिला है, उस चीज़ को ख़राब किया जाता है। ये चीज़ जब इंसान के पास ना रहे तो इंसान बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह ये अंग्रेज़ों की भी पॉलिसी थी, अंग्रेज़ों की भी और हिंदुओं की भी, कि वो मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, उनका जो माशरा है, सोसाइटी है, उसको ख़राब कर रहे थे। तो इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपनी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी मुसलमान ये चाहते थे कि एक ऐसी सियासी जमात बने जो कि इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फिर इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल का, चूँकि ये 1906 की बात है, ठीक है, 1905 में हमने पहले पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद भी मुसलमानों को मुसलमान चूँकि अभी अलहदा सूबा था इनके लिए, ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि उनके जो रहनुमा हैं, उनकी ये चाहत थी कि उनको सियासी तौर पर हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए और हुकूमत तक अपनी बात को बआसानी पहुंचाने के लिए उनको एक सियासी जमात की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए वो सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो अपनी बात पहुंचा सकें। फिर
शिमला डेलीगेशन, शिमला का जो वफ़द था, हमने इस टॉपिक को भी बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह 1906 में शिमला में एक वफ़द जो है तकरीबन 28 बंदों का लॉर्ड मिंटो से शिमला के मकाम पर मिला था और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी के लिए वजीफ़े की डिमांड थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। तो इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स जो हैं वो उनके आगे रखी थी और वाइस रॉय ने उनकी बात सुनी थी, ठीक है। तो उससे उनको ये एक मतलब अंदाज़ा हुआ वहाँ से कि इसी तरह अगर हम एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से, सही तरीके से हम एक यकजा होकर अगर हम हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे, हुकूमत के आगे अपनी डिमांड्स रखेंगे, तो वो यकीनन हमारी बात को मानेगी। फिर इनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, ठीक है, सियासी जो इनके मफादात थे, उसमें यही चीज़ें थी कि इनका जो कोटा था, ठीक है, सिविल सर्विस में, इसके अलावा मुसलमान जजों को का अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब उनको जजों को लगाना, ठीक है। फिर इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू की ज़ुबान के बका के लिए, ठीक है, राइटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन लेजिस्लेचर्स एंड वाइस रॉय काउंसिल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों को जुदा तरीका इंतखाब, इसके अलावा जो कानून साज इदारा है, ठीक है, उसमें, और इसके अलावा जो वाइस रॉय की जो अपनी एक अलग से उसकी जो टीम थी, ठीक है, उसमें मुसलमानों को आगे आने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये तमाम जो उनके सियासी मफादात थे वो इसके लिए चाहते थे कि मुसलमान एक सियासी जुमात बनकर आगे आएँ। फिर इसके अलावा जो एक और जो हमारे पास पॉइंट है वो है सर सैयद से एडवाइस। जैसा कि आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया गया था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने हमेशा मुसलमानों को ये सलाह दी कि वो कांग्रेस से या सियासी मामलात जितने भी हैं, ठीक है, वो सियासत से दूर रहें और वो अपनी पूरी तवज्जो तालीम की तरफ रखें। तो इसी तरह जब मुसलमानों को, जो कि पहले उनके दिमाग में ये बात थी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने हमें कांग्रेस से अलग रहने के लिए हमेशा कहा है, ठीक है, तो वो इसलिए चाहते थे कि वो एक अपनी अलग से सियासी जमात बनाए जो कि मुसलमान मेंबरान पर मुश्तमिल हो।